Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself रोहित अग्रवाल, your physics teacher. आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके रिफ्रैक्शन टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि आपका रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसका कॉज क्या होता है, और जब आपकी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तब आपका रिफ्रैक्शन कैसा होता है, और जब आपकी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तब आपका रिफ्रैक्शन कैसा होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका जब कोई लाइट रे किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को पास करती है तो उसकी बेंडिंग किस तरीके से होती है। अपना वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब इसमें डिफरेंट क्या है, अभी तक हमने पढ़ा था कि आपकी सिंपल एक लाइट रे या तो रेयरर से डेंसर मीडियम में मूव कर रही थी या आपकी डेंसर से रेयरर मीडियम में मूव कर रही थी। यहाँ पे डिफरेंट क्या है, एक आपका ग्लास स्लैब होता है तो वहाँ पे आपका जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, टेक्स प्लेस ट्वाइस। यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन 2 बार होता है, और जो दोनों टाइप के रिफ्रैक्शन हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं वो दोनों यहाँ पे साइमल्टेनियसली अकर होते हैं। कैसे, वो इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। बहुत आराम से समझिएगा, इजी टॉपिक है पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, ये हमने क्या है कि आपकी ग्लास प्रिज्म शो करा है, वो क्या है ABCD, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है आपकी। यहाँ पे हम सपोज करेंगे सबसे पहले आपकी एक रे इंसिडेंट होगी, ये हमारी एक इंसिडेंट रे है। अब ये ध्यान रखिएगा, जो आपका ये वाला मीडियम है ये क्या है, एयर है, जो कि क्या होगा, एक रेयरर मीडियम होगा। और क्योंकि ये क्या है, एक आपकी ग्लास स्लैब है, तो ये आपका मीडियम क्या हो गया, ग्लास, दैट इज डेंसर। एक बार फिर समझ लेते हैं, ये आपकी जो ABCD हमने शो करी है ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। तो इसके बाहर जो आपका मीडियम होगा वहाँ क्या प्रेजेंट है, एयर है, तो वो आपका क्या होगा, एक रेयरर मीडियम होगा। और इसके इनसाइड में क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है तो ये क्या है, ग्लास, एक डेंसर मीडियम है। हमारी एक रे ऑफ लाइट, ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे, ये आपकी ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट हो रही है। अब जब भी हमें इसका रिफ्रैक्टेड रे बनानी होती है तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, आपकी एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये हमारी नॉर्मल ड्रॉ हो गई, इसका मैंने कुछ नाम दिया N डैश, और ये जो आपकी इंसिडेंट रे है इसका मैंने नाम दिया आपका PQ। ABCD हम वहाँ पे यूज़ कर चुके हैं तो इसका नाम हम यहाँ पे रखते हैं आपका PQ। अब हमें पता है जब भी आपकी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो आपकी बेंडिंग किस तरफ होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैंने कल भी बताया था, यहाँ पे रेयरर का मतलब क्या है, R, डेंसर का मतलब D। तो जब भी आपका RD होता है तो आपकी रे ऑफ लाइट क्या होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे जब हम अपनी रिफ्रैक्टेड रे शो करेंगे तो उसकी बेंडिंग किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हो जाएगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे। अब ये रिफ्रैक्टेड रे आपकी यहाँ से हमने आगे भी इसका पाथ शो कर दिया है। यहाँ पे मैंने बताया था आपका जो रिफ्रैक्शन है वो 2 बार होता है। पहला रिफ्रैक्शन आपका अकर हो गया है जब आपकी लाइट रे इंसिडेंट हुई है आपके ग्लास स्लैब पे, क्योंकि वहाँ पे आपका मीडियम चेंज हो गया है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस करा था कि आपका रिफ्रैक्शन कहाँ अकर होता है, एट द इंटरफेस, जहाँ भी आपके दोनों मीडियम मीट कर रहे होंगे आपका रिफ्रैक्शन वहीं पे अकर होता है। तो ये हमने अपना पहला रिफ्रैक्शन जो है वो शो कर दिया है। अब सेकंड रिफ्रैक्शन अकर होगा आपका इस पॉइंट पे, क्यों, क्योंकि अगेन आप देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका ग्लास, जो क्या है, एक डेंसर मीडियम है।
और इस स्लैब के बाहर अगेन आपकी क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, जो कि क्या है, एक आपका रेयरर मीडियम है। पर इस बार आपका रिफ्रैक्शन अलग होगा, क्यों? क्योंकि इस बार आपकी लाइट रे कहाँ ट्रेवल कर रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर मूव कर रही है। और हमने पढ़ा था कि डेंसर मतलब डी, रेयरर मतलब आर, डी आर मतलब डॉक्टर, डॉक्टर से हम हमेशा क्या है, दूर भागते हैं। तो आपकी बेंडिंग किस तरीके से होगी, आपकी लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहले हमने ये एक आपकी नॉर्मल प्लॉट कर दी है, इसकी नेमिंग हमने करी है एम एम डैश। यहाँ पे जब आपकी बेंडिंग होगी तो लाइट रे किधर जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये हो जाएगी हमारी तो यहाँ पे जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है वो मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो गया होगा। जब भी आपका कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन दो बार अकर होगा। पहला एट द सरफेस ए बी, जो इसकी अपर सरफेस है, वहाँ पे आपकी लाइट रे कहाँ ट्रेवल कर रही है, फ्रॉम द रेयरर टू द डेंसर मीडियम, तो इसलिए वहाँ पे जो आपकी बेंडिंग होगी वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। सेकंड, जब वो आपकी लाइट रे ग्लास स्लैब से पास आउट होगी, यहाँ पे आपकी लाइट रे क्या है, इंसिडेंट हुई है ग्लास स्लैब पे। अब यहाँ आपकी लाइट रे पास हो रही है ग्लास स्लैब से, तो यहाँ पे अगेन आपका मीडियम चेंज हो रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो इस बार आपकी जो बेंडिंग होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो ये रे है इसको हम रिफ्रैक्टेड रे नहीं कहते हैं, इसे हम कहते हैं इमर्जेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे आपकी ये है, जो ये रे हम पढ़ रहे हैं ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। जो रे आपकी ग्लास स्लैब से फाइनली पास आउट हो रही है वो आपकी इमर्जेंट रे कहलाती है। और इसलिए ये जो एंगल आपका नॉर्मल के साथ फॉर्म होता है ये हमारा कहलाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। जो मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट नोट करा है, ये मैंने पॉइंट्स नोट कर दिए हैं जो जो हम इस ग्लास स्लैब के थ्रू स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कौन सा होता है, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द नॉर्मल एंड द इमर्जेंट रे। नॉर्मल आपकी mm डैश और उसके और इमर्जेंट रे के बीच में जो आपका एंगल फॉर्म होता है वो होता है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको हम डिनोट कर सकते हैं R2 से। अब यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट देखते हैं, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। अब इस फिनोमिना को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी इंसिडेंट रे है उसका एक्चुअल पाथ हम प्लॉट करते हैं कि अगर आपकी ग्लास स्लैब यहाँ प्रेजेंट नहीं होती तो हमें पता है कि आपकी लाइट रे क्या होती है, एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। तो उसके लिए हमने क्या करा, इसका पाथ यहाँ पे आपका विदाउट एनी डेविएशन हम इसका यहाँ पे एक्चुअल पाथ हमने प्लॉट करा है, हमने पी क्यू को एक्सटेंड करा है, तो ये पी क्यू का एक्चुअल पाथ आ गया है। तो ये एक तरीके से आपका क्या है, इंसिडेंट रे है। और ये आपकी इमर्जेंट रे है। तो यहाँ से हमें जो नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जर्व हुआ है वो क्या है, दैट द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। हमेशा जब भी आपका ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा तो जो आपका ओरिजिनल पाथ होगा इंसिडेंट रे का और जो आपकी इमर्जेंट रे होगी वो दोनों ही क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बस जो आपकी इंसिडेंट रे होगी या इमर्जेंट रे होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी शिफ्टेड होती है साइडवर्ड। यहाँ पे भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। जब हमने अपनी इंसिडेंट रे का पाथ एक्सटेंड करा है तो हम देख रहे हैं कि जो आपकी इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे है वो दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। बस आपकी जो इमर्जेंट रे है वो क्या हो गई है, आपकी साइडवर्ड शिफ्ट हो गई है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें यहाँ पे पढ़नी है वो है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसको आप यहाँ पे नेमिंग भी कर सकते हैं, ये हमारी पी क्यू थी, ये क्यू आर और ये आर एस, और अब इंसिडेंट रे अपनी ये आपकी पी एक्स। तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट था, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, तो वो हम कह सकते हैं कि जो आपकी पी एक्स है दैट इज द इंसिडेंट रे और आपकी इमर्जेंट रे दैट इज आर एस वो क्या है, पैरेलल है।
ये कभी भी आप किसी भी ग्लास स्लैब के लिए स्टडी करेंगे तो आपकी इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे हमेशा पैरेलल ऑब्टेन होती है। अब नेक्स्ट है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है आपका द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। क्या होता है, अगेन एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी पैरेलल लाइंस जब होती हैं तो उनके बीच में हम डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है। आप किसी भी पॉइंट पे उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करिए तो वो क्या होता है, सेम होता है। और उनके बीच में जो हमेशा डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसलिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इस ग्लास स्लैब के थ्रू जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कि जो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड कैस पे करता है। ऐसा नहीं होगा कि ये जो आपका डिस्टेंस है ये कोई फिक्स वैल्यू है, ये चेंज होता है। तो ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो यहाँ पे मैंने मेंशन करी है। ये आपका 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला आपका थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ये जो ग्लास स्लैब है ये कितना थिक है, ये पहला आपका डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑन द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। सेकंड ये डिपेंड करता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई, कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। और थर्ड ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कि ये जो ग्लास स्लैब है ये किस ग्लास का है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। क्योंकि ग्लास आपके अलग अलग तरीके के होते हैं, क्राउन ग्लास भी होता है, फ्लिंट ग्लास भी होता है, और भी टाइप्स के ग्लास होते हैं, और उन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि वो ग्लास है तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम चलेगा। हर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो आपका अलग अलग होता है। इसलिए हमने थर्ड पॉइंट लिखा है कि जो आपका ग्लास है, किस टाइप के ग्लास का ये बना होगा, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आपका जब भी कोई लाइट रे किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास होती है या इंसिडेंट होती है तो आपका रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है और वहाँ पे आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं। तो उन्हीं में एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हमारा क्या आया था कि जो आपकी जो इंसिडेंट रे होती है और जो इमर्जेंट रे होती है वो क्या होती है, हमेशा पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पैरेलल क्यों मिलती हैं हमें। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये हमें व्हाट इज़ द रीज़न कि आपका इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमेशा आपको पैरेलल ही होंगी, कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो पर आपकी जो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे हैं वो हमेशा पैरेलल मिलती हैं। तो उसका आंसर क्या है वो यहाँ पे स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो उसका रीज़न बहुत सिंपल है, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बिकॉज extent of bending of the ray of light at the opposite parallel faces AB and CD of the rectangular glass slab is equal and opposite। अब इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं कि ये जो मैंने लिखा है या जो बोला है अभी इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये जो आपके दो अपोजिट फेसेस है रेक्टेंगुलर के AB एंड CD, यहाँ पे जो आपकी अमाउंट ऑफ बेंडिंग है वो इक्वल एंड अपोजिट है। इसी वजह से जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो आपको हमेशा जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल मिलती है। अब याद करिए पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो अमाउंट ऑफ बेंडिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी डिफरेंस इन द स्पीड। अब यहाँ पे जो आपका एयर से ग्लास जब जा रहा है तो स्पीड का डिफरेंस हुआ, उस वजह से बेंडिंग हुई। फिर आपका ग्लास से एयर जा रहा है फिर आपकी बेंडिंग हुई, पर जो अमाउंट ऑफ बेंडिंग है वो आपकी सेम होगी। क्यों? क्योंकि जो मीडियम है वो एयर और ग्लास ही है। जो आपका रेयरर या डेंसर मीडियम है वहाँ चेंज नहीं हुआ है, बस ये क्या कहते हैं आपके इन्वर्स हो गए हैं। यहाँ रेयरर से डेंसर था या डेंसर से रेयर है, इसलिए जो अमाउंट ऑफ बेंडिंग होगी आपकी AB और CD फेस पे वो इक्वल होगी पर अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेयरर से डेंसर है और यहाँ पे डेंसर से रेयर है। एक आराम से इसे छोटे से रे डायग्राम से समझते हैं। ये आपका एक इंटरफेस है दोनों मीडियम का, ये आपका एयर है, ये आपकी ग्लास है। ये हमारी आपकी एक इंसिडेंट रे फॉल हुई, ये हमने आपकी एक नॉर्मल ड्रॉ करी, ये इस रे ऑफ लाइट का एक्चुअल पाथ था, ठीक है। पर जब आपकी रे ऑफ लाइट एक रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो इसकी बेंडिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है। और बेंडिंग कैसे होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। तो हमने ये माना कि आपकी रे ऑफ लाइट जो है वो इस पाथ से फॉलो होगी।
तो इसको एक्चुअल पाथ से मैंने माना कि ये 20 डिग्री डेविएट हो गई। ये एक सपोज हम यहाँ पे मान रहे हैं कि ये एक रे ऑफ लाइट आपकी इंसिडेंट हुई, ये उसका एक्चुअल पाथ था, पर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्योंकि आपका चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है, तो आपकी रे ऑफ लाइट क्या हो गई, 20 डिग्री अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसका अपोजिट केस स्टडी करते हैं। अपोजिट केस में क्या होगा कि आपकी रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर जा रही है, तो यहाँ पे अगेन ये हमारी एक इंसिडेंट रे है, ये हमने आपकी नॉर्मल प्लॉट करी है, और अगेन ये इस रे ऑफ लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है, अगर आपका रिफ्रैक्शन अकर नहीं होता तो ये आपकी रे ऑफ लाइट का क्या है, ओरिजिनल पाथ है, बट ड्यू टू द चेंज ऑफ मीडियम रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, और यहाँ पे रे ऑफ लाइट आपकी कहाँ ट्रेवल कर रही है, ग्लास से एयर में, दैट इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, और जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो आपकी रे ऑफ लाइट क्या होगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो एयर और ग्लास यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं, ये सेम है, मतलब जो टाइप ऑफ ग्लास है वो आपका सेम है, तो अमाउंट ऑफ बेंडिंग आपकी सेम होगी, दैट इज अब आपकी रे ऑफ लाइट बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पर जो डेविएशन होगा वो 20 डिग्री का ही होगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। जब भी आपकी रे ऑफ लाइट किसी मीडियम से ट्रेवल करेगी तो वहाँ पे बेंडिंग होगी। जब वो रेयरर से डेंसर गई तो हमने सपोज करा कि वहाँ पे 20 डिग्री आपकी वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है, पर जब वो उसी सेम मीडियम से पास होगी बट इन्वर्स पोजीशन में, दैट इज इस बार वो डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो इस बार भी उसकी बेंडिंग 20 डिग्री होगी बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन करी है कि जो आपकी बेंडिंग होती है वो इक्वल एंड अपोजिट होती है। इक्वल किस लिए, क्योंकि जो अमाउंट है 20 डिग्री वो दोनों केस में सेम होगी, पर अपोजिट इसलिए क्योंकि एक बार आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी और एक बार आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। और यही एक छोटा सा लॉजिक है जिसकी वजह से आप कोई सा भी केस लें अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस का, वहाँ पे आपको जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है वो हमेशा पैरेलल ही ऑब्टेन होती हैं। सो अब हम आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब का एक स्पेशल केस स्टडी करने वाले हैं। इस केस में क्या होता है, आपकी जो लाइट रे है वो फॉल करती है ऑन द ग्लास स्लैब नॉर्मली दैट इज परपेंडिकुलरली, दैट इज जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होगा, इक्वल टू 90 डिग्री। जो भी लास्ट केस हम लोगों ने डिस्कस करा था वो आपका वैलिड होता है फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस वहाँ पे की रेंज क्या होती है, 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 डिग्री से लेस होगा। यह आपका स्पेशल केस है जब इसमें हम क्या लेते हैं कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री है। तो इस केस में क्या होता है, आपकी कोई भी बेंडिंग अकर नहीं होती। बेंडिंग से मतलब आपका रिफ्रैक्शन टेक प्लेस यहाँ पे नहीं होता है, और जो आपकी लाइट रेज हैं वो स्ट्रेट पास कर जाएंगी थ्रू द ग्लास स्लैब। ना ही आपकी बेंडिंग इस वाले फेस पे अकर होगी और ना ही आपकी बेंडिंग इस केस में अकर होगी, जैसा हमने पिछले एग्जांपल में ऑब्जर्व करा था कि आपका रिफ्रैक्शन दो फेसेस पे अलग अलग तरीके से होता है। पर क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली, तो आपकी किसी भी फेस पे कोई बेंडिंग अकर नहीं होगी और आपकी जो लाइट रेज हैं वो स्ट्रेट पास आउट कर जाएंगी थ्रू द ग्लास स्लैब। अब एक डायग्राम की हेल्प से इसे समझते हैं। यहाँ पे हमने आपकी एक लाइट रे ली, ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे है और ये आपका एंगल बना रही है 90 डिग्री, और यही आपकी नॉर्मल है। नॉर्मल भी हम परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही प्लॉट करते हैं, तो यही आपकी इंसिडेंट रे है और यही आपकी क्या है, नॉर्मल है, और यही आपकी क्या है, नॉर्मल है, और ये आपकी ग्लास स्लैब के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। पर इससे आप ये कंफ्यूज ना हो, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो यहाँ पे 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, कि आपका नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। यहाँ पे आपकी जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे है वो दोनों क्या है, सेम लाइन्स हैं, तो वहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है, 0 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा, आपकी लाइट रे स्ट्रेट पास हो जाएगी यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे फिर आपका जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, तो अगेन आपकी लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
तो जब भी आपकी कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी ग्लास स्लैब पे नॉर्मली, तो आपका वहाँ पे कोई भी बेंडिंग अकर नहीं होगी किसी भी फेस पे, और आपकी जो लाइट रे है वो स्ट्रेट पास आउट कर जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी आपका 0 डिग्री है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था कि यहाँ पे आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन है वो इक्वल नहीं होते। जब हम रेयरर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, और जब हम डेंसर से रेयरर मीडियम में जाते हैं तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस होता है देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पर ये आपका एकमात्र ओनली एक आपका केस है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होते हैं और दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि या तो रे डायग्राम रिप्रेजेंट करें, या नॉर्मल एक थ्योरी में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि क्या होता है, व्हाट विल हैपन व्हेन अ लाइट रे फॉल नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब। तो हम वहाँ पे आपका आंसर लिखेंगे देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट एंड द लाइट गोज स्ट्रेट, और आप रे डायग्राम की हेल्प से भी अपने आंसर को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वी विल बी राइट बैक विद अ न्यू वीडियो, और उस वीडियो में हम आपके आगे के टॉपिक से स्टडी करेंगे जो है आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी करे थे, उसी तरीके से जो आपका रिफ्रैक्शन होता है वो भी कुछ लॉज फॉलो करता है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और वहीं पे आपकी एक न्यू टर्म आपकी इंट्रोड्यूस होगी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर देम with your friends and colleagues, and subscribe to our channel for more educational videos like this.